कमरे की खामोशी में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जैसे हर पल मीरा के डर को बढ़ा रही हो। उसने सिर उठाकर देखा। उसका शादी का जोड़ा पलंग पर चारों ओर फैला था। फूलों की खुशबू कमरे की हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी हथेलियों में पसीना था और दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर जैसे उसकी रूह तक समा गया था। सफेद और सुनहरे रंग की दुल्हन की पोशाक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिसने भी उसे देखा ठहर गया। उसकी एक सहेली ने तो मुस्कुराकर कहा था, इतनी नफासत तो लाल जोड़े में भी नहीं दिखती जितनी तुम इस रंग में लग रही हो। मीरा आईने में खुद को देखती रही और फिर अचानक कमरे की ओर से हल्की सी आहट हुई। उसका दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। घबराकर उसने तुरंत घूंघट खींच लिया और सीधी होकर बैठ गई। वह पल जिनसे वह हफ्तों से डर रही थी, आखिरकार सामने खड़े थे। अगर आज उसने सब जान लिया तो मीरा की आंखों से एक आंसू पलकों पर आकर ठहर गया। दरवाजा धीरे से खुला और आदित्य अंदर आया। उसकी आंखों में उम्मीद और चाहत की चमक थी। मुस्कुराते हुए वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बिस्तर के किनारे बैठ गया। बहुत देर कर दी मैंने, है ना? दोस्त लोग पीछे ही नहीं हट रहे थे। आखिर कहना पड़ा कि मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। वह हौले से बोला। उसकी आवाज में मिठास थी। आदित्य ने उसका घूंघट हटाया और मंत्रमुग्ध होकर बोला, सब सही कहते हैं, तुम सच में बेहद हसीन हो। यह वही आदित्य था जिससे लोग डरते थे, लेकिन आज वो किसी मासूम आशिक की तरह मीरा को देख रहा था। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपा रही थी। आदित्य ने उसका हाथ थामा तो वह कांप उठी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? उसने नरमी से पूछा। मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब आदित्य ने उसके गाल को छूना चाहा, वह घबरा गई। प्लीज मुझे मत छूइए, उसकी आवाज टूटती हुई निकली। आदित्य ठिठक गया। उसकी आंखों में सवाल थे। मीरा, क्या हुआ है? मुझसे कहो तो सही। लेकिन मीरा जैसे खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट पड़ी और बिस्तर से उतरने के चक्कर में लड़खड़ा गई। आदित्य ने उसे थाम लिया, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। आदित्य उसे बिस्तर पर लेटा चुका था। उसका घूंघट एक ओर गिर चुका था और चेहरे पर बिखरे बालों के बीच उसकी नाजुक सांसें जैसे आदित्य की धड़कनों से टकरा रही थीं। वो माँ ही जो उसकी दुल्हन बनी थी, दरअसल उसके पापा के सबसे पुराने दोस्त की बेटी थी। वो दोस्त जो कई साल पहले विदेश चला गया था, वहीं एक विदेशी लड़की से शादी कर ली और फिर कभी लौट कर नहीं आया। जब शादी की तस्वीरें भेजीं तो हवेली में सन्नाटा छा गया था। दादी घंटों तस्वीरें देखकर रोती रहती। आदित्य तब बस 15 का था। दादी की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके पिता पर आ गई। उन्होंने हर बार उस दोस्त को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब वहीं आता, अब नहीं आ सकता। बीवी मां बनने वाली है। कुछ ही महीनों बाद खबर आई बेटी हुई है। हवेली में थोड़ी रौनक आई, लेकिन फिर समय बीत गया। रिश्तों पर धूल जम गई और फिर 18 साल बाद एक दिन खबर आई, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। हवेली की दीवारें फिर थरथरा उठीं। विजय सिंह की बेटी मीरा अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ भारत आ रही है। उसकी मां का तो पहले ही देहांत हो चुका है। अब वह यहीं हमारे साथ हवेली में ही रहेगी। पिताजी ने गंभीरता से सबको बताया। आदित्य ने चौंक कर अपने पिताजी की ओर देखा। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं खुद एयरपोर्ट जाकर उसे रिसीव कर लूंगा। पापा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे की ओर देखा, जो लापरवाही से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तुम्हारे कॉलेज का टेस्ट कैसा रहा? टेस्ट बहुत अच्छा हुआ पापा, उम्मीद है एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा था कि अगर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो आप मुझे एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक दिलवाएंगे। आपको अपना वादा याद है ना? बेटे की बात पर पापा हल्का सा मुस्कुराए। उनका यह बेटा आदित्य से बिल्कुल अलग था, शरारती, मस्ती में डूबा हुआ, जिम्मेदारियों से दूर। जबकि आदित्य ने तो शिक्षा पूरी होते ही शहर में अपना अस्पताल खोल लिया था। अब तक उसे डॉक्टर बने कई साल हो चुके थे। अब सबका ध्यान उस लड़की की ओर था जो अब जवान हो चुकी थी। मीरा, वह अपने पिता की पार्थिव देह के साथ भारत लौट रही थी। बार बार आंसू पोंछती मीरा भीतर से घबराई हुई थी। भले ही वह विदेश में पली बड़ी थी,
लेकिन वह तो एक कॉकरोच से भी डर जाया करती थी। अब पिता के शव को इतनी दूर लाना कितना कठिन था, बस वही जानती थी। कंधों तक आते बालों को उसने पोनी में बांध रखा था। सिए रंग के सादे लॉन कोट में वह बेहद सुंदर लग रही थी। जैसे ही मीरा के कदम भारत की जमीन पर पड़े, वह घबरा गई। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ का सैलाब था। पता नहीं मुझे कौन लेने आया है। किसी का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। सब तो डायरी में लिखा था। माथे पर हाथ फेरती वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। भीड़ देख उसकी आंखें भर आईं। तभी वह देखती है, लंबी कतार में खड़ा एक युवक उसे लगातार देख रहा था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, जीन्स और टी-शर्ट पहने वह बेहद आकर्षक लग रहा था। मीरा को देखते ही उसने हाथ हिलाया। कुछ पल मीरा उसे देखती रही, फिर हिचकते हुए उसकी ओर बढ़ गई। आप विजय अंकल की बेटी मीरा हैं? पिताजी ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। उसकी आवाज में अपनापन था जिससे मीरा थोड़ा सहज हो गई। मीरा ने सिर हिलाया। वह युवक शव को रिसीव करने की बात कहकर चला गया और थोड़ी ही देर में सारी व्यवस्था कर हवेली लौट आए। जैसे ही शव हवेली पहुंचा, पूरा घर शोक में डूब गया। मीरा, जो अब तक खुद को संभाले हुई थी, दौड़कर अति का वो सवाल अपनी आंटी के गले लगकर रो पड़ी। बस कर मेरी बच्ची, इतनी दूर से अपने पिता की देह लाना आसान नहीं। तुम बहुत हिम्मती हो। देखना, यहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आदित्य और बाकी बच्चे तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। और जो हमारी छोटी बेटी है, वो तो अभी बच्ची है, लेकिन तुम उसे अपनी बहन ही समझना। आंटी की बातों से मीरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हवेली का माहौल, उसके नियम और संस्कृति विदेश से बिल्कुल अलग थे। इतनी बड़ी और भव्य हवेली देखकर वह हैरान रह गई थी। आदित्य शहर के अस्पताल में व्यस्त रहता था और सिर्फ वीकेंड्स पर हवेली आता था। अधिकतर समय हवेली में वही युवक और छोटी बहन ही रहते थे। छोटी बहन पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। बस वही युवक, जो विजय सिंह के पुराने दोस्त का बेटा था, मीरा को आते जाते दिख जाता था। उस दिन भी मीरा लॉन में रखे सोफे पर अकेली बैठी थी और सामने की दीवार को एकटक घूर रही थी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह चौंककर पलटी। सामने वही युवक था, मुस्कुराता हुआ। हाय, यहाँ क्यों बैठी हो? यूं चुपचाप? चलो तुम्हें बाहर घुमा लाता हूं। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। एक पल मीरा झिंझकी, लेकिन आंटी की बात याद आते ही उसने उसका हाथ थाम लिया। वह उसे हवेली से बाहर ले आया। तुम वैसे तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हर वक्त यूं चुप बैठी रहोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। मुस्कुराया करो, जिंदगी को जियो। यही दिन होते हैं खुलकर हंसने के। बाद में तो तुम 10 बच्चों की मां बन जाओगी और झुक झुक कर चला करोगी। उसने मजाक किया तो मीरा हंस पड़ी। उसे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। गाड़ी तो यहां खड़ी है, फिर तुम आगे क्यों जा रहे हो? मीरा ने पूछा। इन बोरिंग 4 पहिए वाली गाड़ियों में कौन घूमता है यार? मुझसे नहीं होता इनका ड्राइविंग। उसने मुस्कुराते हुए एक और इशारा किया। वहां एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक खड़ी थी। उसने बाइक पर प्यार से हाथ फेरा। इस पर बैठने की इजाजत वैसे किसी को नहीं, लेकिन चलो तुम्हें सैर करवाता हूं। बाइक पर बैठते हुए उसने मीरा को भी इशारा किया। मीरा ने पहले तो सामान्य भारतीय महिलाओं की तरह साइड में बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत टोका। अरे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे तुम खुद बाइक चला रही हो वैसे बैठो। थोड़ा संकोच के बाद मीरा वैसे ही बैठ गई। बाइक स्टार्ट होते ही वे हवेली से बाहर निकल पड़े। सड़कें लंबी थीं, मौसम सुहाना था। दोनों ओर हरियाली और हवा की सरसराहट थी। मीरा को उसके पीछे बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। बाल हवा में उड़ रहे थे और मन की उदासी जैसे कहीं उड़ गई थी। अगर कुछ खाना पीना हो तो बताना, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसकी बात पर मीरा फिर हंस पड़ी। वो शाम दोनों देर तक यूं ही सड़कों पर घूमते रहे। दुकानें दिखाई, यहां तक कि पास के शहर तक भी ले गया। वह जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वह आदित्य भैया का हॉस्पिटल है। अच्छा है ना? दूर से चमकती भव्य इमारत को देखकर मीरा सचमुच प्रभावित हो गई थी। अब घर चलें, बहुत रात हो रही है। मीरा ने आसमान की ओर देखती हुई कहा तो वह हंस पड़ा। रात बहुत नहीं हुई, अब तो बस शुरू हुई है।
चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूं। आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोककर उसने मीरा का हाथ थामकर उससे नीचे उतारा। वो आजाद था, बेपरवाह। और उसके साथ चलते चलते मीरा को भी पहली बार आजादी का एहसास हुआ था। विदेश में वह सिर्फ किताबों और घर की चारदीवारी तक सीमित रही थी, लेकिन यहां जिंदगी का रंग ही कुछ और था। उसे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। आइसक्रीम खाते हुए जब उसने चुपके से उसे देखा, काली आंखें, बिखरे हुए बाल, खुले कॉलर और जोर जोर से फोन पर हंसना, सब कुछ उसमें कुछ ऐसा था जो मीरा के दिल में उतरता चला गया। आधी रात को जब वे हवेली लौटे, तब तक मीरा के दिल में उसके लिए एक नरम एहसास पलने लगा था। चलो, अब तुम रेस्ट करो। हाथ हिलाकर वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब उसे भारत अच्छा लगने लगा था। हर रोज वो उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता और लौटते हुए उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता। उसे फोटोग्राफी का बेहद शौक था। महंगा कैमरा लिए वह हर पल कुछ ना कुछ क्लिक करता रहता। एक दिन जब मीरा लॉन में खड़ी थी, वह अचानक उसके पास आया। चलो, भारत की हर खूबसूरत चीज की तस्वीर ले चुका हूं, अब बारी तुम्हारी है। जरा पोज तो बनाओ। कैमरा उठाते ही मीरा की हंसी छूट गई। वह पूछता नहीं था, सीधे बोल देता था, और मीरा को उसकी यही बात सबसे ज्यादा भांति थी। वह उसे पहुंच कर आता रहा, कभी कमर थाम कर उसे सही दिशा में करता तो कभी बाल कंधे पर फैला देता। मीरा को उसका छूना अजीब नहीं लगता था, बल्कि हर बार जैसे उसके भीतर एक सरसराहट दौड़ जाती थी। इसी बीच जब फोन बजा तो वह अचानक मीरा से दूर होता हुआ बाइक तक चला गया। मीरा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। यह बस एक हफ्ते पुरानी बात थी। उस पूरे हफ्ते वह दिखा ही नहीं। फिर वीकेंड आया और आदित्य घर लौट आया। हवेली का माहौल एकदम बदल गया। मीरा ने महसूस किया, पापा की नजरों में आदित्य की मौजूदगी कुछ अलग मायने रखती है। वो लड़का जैसे कहीं पीछे छूट गया था। जैसे ही आदित्य फिर से शहर लौट गया, मीरा चुपके से उसके कमरे तक पहुंच गई। वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। बेड पर एक लिफाफा रखा था। मीरा ने उसे उठाया और देखा। उसमें उसकी ढेर सारी तस्वीरें थीं। हर एंगल से हर मुस्कान को कैद करता हुआ उसकी आंखें भीगने लगीं। भला कोई इतने ध्यान से किसी को देख सकता है? तभी दरवाजा खुला। वो बाल तौलिया से रगड़ता हुआ बाहर निकला। मीरा ने घबराकर निगाहें फेर लीं। अरे, देख ली अपनी तस्वीरें? देखो ना कितनी शानदार फोटोग्राफी करता हूं, वो हंसते हुए बोला। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह वहां से निकलना चाहती थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे लॉकेट पर पड़ी। यह लॉकेट किसके लिए है? उसने सवाल कर लिया। अरे, यह तुम्हारे लिए ही लाया था। चलो, अब जब पूछ ही लिया है तो खुद ही पहना देता हूं। उसने नरमी से लॉकेट मीरा की गर्दन में पहनाया। हुक बंद करते वक्त उसकी उंगलियां मीरा की गर्दन को छू गईं और एक झुरझुरी सी पूरे बदन में दौड़ गई। मीरा अचानक पलटी। मम्मी बुला रही हैं? लेकिन यह कह पाना मुश्किल हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। इतनी जल्दी किस बात की है? मेरे पास बैठने से डर लगता है क्या? ना, नहीं। वो मम्मी, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं और मीरा की हिम्मत जवाब देने लगी। वह जानती थी वह उसे चाहती है, लेकिन वह रिश्ता चाहती थी, शादी का रिश्ता। मगर आज जैसे वह सारे बंधन तोड़ देना चाहता था। थोड़ा बहुत विरोध बस औपचारिक रह गया था। उसी समय दूसरी ओर एक गाड़ी हवेली की ओर तेजी से बढ़ रही थी। आदित्य ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। आज उसने अस्पताल से खास छुट्टी ली थी। मीरा को देखकर उसका दिल अब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कल ही तो मम्मी ने कहा था मीरा की शादी करना चाहती है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब आदित्य ने ठान लिया था, आज ही सब साफ कर देगा। मम्मी से बात करेगा, दिल की बात, मीरा की बात। कार हवेली के बाहर रुकी तो चारों ओर रात की गहराई उतर चुकी थी। हवेली खामोश थी। आदित्य दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। किसी को खबर तक नहीं थी कि वह लौट आया है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी,
जो उसके कमरे की दिशा से तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। मीरा, उसने धीमे से पुकारा। मीरा चौंकी। आदित्य की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल बेचैन हो उठा। बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखों में डर। सब ठीक है। वह उसके करीब आया तो मीरा 2 कदम पीछे हट गई। जी मैं ठीक हूं, बस पानी लेने आई थी। घबराई हुई सी वह पलटी और वहां से चली गई। आदित्य उसे देखता रह गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान फैल गई। उसी शर्मीलापन ने ही तो उसे मीरा से जोड़ दिया था। अब ज्यादा वक्त नहीं। अब मीरा सिर्फ हवेली की नहीं, उसकी जिंदगी की भी हिस्सा होगी। इस ख्याल के साथ वह कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। आंखों के सामने सिर्फ मीरा थी। उधर मीरा अपने कमरे में पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। ये क्या कर दिया तुमने विकास? मैं ये सब शादी से पहले नहीं चाहती थी। उसके लहजे में पछतावा था, ग्लानि थी। वह कांप रही थी। पिछली रात उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। उसने रोका था, बहुत रोका था, लेकिन विकास नहीं माना। प्यार के नाम पर जो कुछ हुआ, उसे अब याद करके ही मीरा का दिल बैठ रहा था। सुबह जब वह उठी तो हवेली के लन में कुछ अलग ही हलचल थी। वह जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे आई और देखा विकास आदित्य के कंधे पर हाथ रखे हंस रहा था। भैया, आपने सही फैसला लिया। अब तो शादी की रौनक छा जाएगी। मीरा का दिल जोर से धड़क गया। मम्मी की आवाज गूंजी। मैं तो कब से चाह रही थी कि आदित्य शादी के लिए हां करें, और मीरा को तो मैं शुरू से ही अपनी बहू मानती आई हूं। यह सुनते ही मीरा की रूह कांप उठी। क्या विकास ने उन्हें मना लिया था? लेकिन वह तो कुछ और ही चाहता था ना। तभी मम्मी ने पुकारा, अरे मीरा आओ बेटा, तुम्हें कुछ बताना है। मीरा उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आदित्य तुमसे शादी करना चाहता है और हमें यकीन है कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। मीरा के चारों ओर जैसे दीवारें गिरने लगीं। उसने सामने देखा। आदित्य शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, लेकिन विकास वो इत्मीनान से बैठा च्युइंगम चबा रहा था, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। पापा ने अखबार मोड़ा और कहा, बस अब ज्यादा समय नहीं, 1 महीने में मीरा और आदित्य की शादी कर देंगे। सब ने हां में सिर हिलाया, लेकिन मीरा के भीतर तूफान मच चुका था। क्या विकास ने सिर्फ खेल खेला था? क्या उसे कभी परवाह नहीं थी? आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम खुश नहीं हो? मीरा ने घबराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और तेजी से अपने कमरे की ओर भाग गई। आदित्य मुस्कुराता रह गया। बिल्कुल भारतीय लड़कियों जैसी है। यह बहुत ही शर्मीली, और वह टहलते हुए बाहर निकल गया। कमरे में बंद मीरा का मन कर रहा था कि वह खुद को दीवार से टकरा दे। इतना बड़ा धोखा उस पर भरोसा करके उसने खुद को सौंप दिया, लेकिन विकास ने उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। दिन भर वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, और रात होते ही चुपचाप विकास के कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। दरवाजा खुला और विकास चौंका। अरे मीरा, अंदर आओ ना, या अब मेरे कमरे में आने से भी डर लग रहा है? उसकी मुस्कुराहट में वही लापरवाही थी जिसने मीरा को तोड़कर रख दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब तुमने क्यों किया? जो हुआ उसके बाद मुझे तुम्हारी पत्नी बनना चाहिए था। तुम मम्मी को सब बता क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे भाई से शादी कैसे कर सकती हूं? विकास ने बालों में हाथ फराया और ऊबते हुए बोला, कम ऑन मीरा, तुम तो विदेश से पढ़कर आई हो। तुम्हें नहीं पता ये सब आम बातें हैं। कुछ खास नहीं था, बस एक गलती थी, एक रात थी। अब मुझ पर कोई इल्जाम मत लगा देना। मीरा की रूह कांप उठी। विकास ने फिर कहा, और जहां तक शादी की बात है, अभी मेरी उम्र ही क्या है? और वैसे भी मोहब्बत कुछ नहीं होती मीरा। जो वक्त अच्छा लगे जी लो बस। अब भैया के साथ शादी करो, बच्चे पैदा करो, जो भी चाहिए तुम्हें करो। मैं अब फ्री हूं। और हां, अगर किसी से कुछ कहा तो याद रखना, इसमें तुम्हारा हिस्सा भी बराबर का है। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला और दरवाजा बंद कर दिया। मीरा ने अपनी आंखें जोर से भी ली थीं। बेइज्जती और शर्म से उसके कानों की लोतक सुर्ख हो चुकी थी। जब वह टूटी चालों से अपने कमरे तक लौटी, तब दरवाजा बंद करते ही वह फूट पड़ी थी। उसे मालूम था कि अब वही होगा जो हवेली वाले चाहेंगे।
लेकिन जो कुछ उसने किया उसका अंजाम इतना भयानक होगा, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। दिन बीतते रहे, हवेली सजने लगी। शादी की तैयारियों में सब जुटे हुए थे। मम्मी हर डिटेल में उसकी पसंद पूछती, लहंगे का रंग, गहनों का डिजाइन, कैटरिंग का मेन्यू। मगर मीरा तो जैसे एक पिघलता हुआ बुत बन चुकी थी। उसकी आंखों में ना कोई चमक बची थी, ना ही सवाल। आदित्य के मैसेज आते कैसी हो मीरा? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम बहुत स्पेशल हो। और वह बस एक शब्द में जवाब देती, ठीक हूं, नहीं थैंक्स, और फिर फोन बंद कर देती। वीकेंड पर जब आदित्य हवेली आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेती। बाहर तभी निकलती जब वह वापस चला जाए। और अगर गलती से छोटे भाई विकास से सामना हो जाता तो उसके शरीर में जैसे कंपी दौड़ जाती थी। वह उसी मुस्कुराहट के साथ खड़ा रहता जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मीरा को अब अपने ही वजूद से नफरत होने लगी थी। वह हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं इस शरीर के साथ आदित्य की पत्नी बन सकती हूं? क्या उसे कभी सच पता नहीं चलेगा? क्या वह कभी मेरी आंखों में देखकर नहीं समझेगा कि मैं टूट चुकी हूं? लेकिन तकिए में मुंह छुपाए रोती आंखों को कोई जवाब नहीं मिलता था। शादी की तारीख तय हो गई थी। 1.5 महीने बाद की कार्ड छप चुके थे। रिश्तेदारों को खबर भेज दी गई थी। हल्दी और संगीत की तारीखें भी फिक्स हो चुकी थीं। हवेली रौनक से भरने लगी थी। लेकिन मीरा का चेहरा और दिल दिन ब दिन बुझते जा रहे थे। पिछले 1 हफ्ते से वह कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सिर दर्द, उलझन और बदन दर्द ने जैसे उसके मन का हाल भी छीन लिया था। मम्मी ने उसके बदले व्यवहार को शर्म और संकोच मानकर ज्यादा तंग करना छोड़ दिया था। लेकिन आज उसे बाहर आना ही था। मम्मी ने सुबह से ही नौकरानी के हाथों कई बार संदेश भिजवाया था, मीरा को कहना नीचे बुलाएं, बात करनी है। अब टालना मुश्किल हो गया था। जब मीरा लन में आई तो उसके कदम भारी लग रहे थे। चेहरा सूझा हुआ, आंखें लाल, लेकिन चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान चिपकी हुई थी। मम्मी कुर्सी पर बैठी लिस्ट देख रही थी। अरे बेटा, शादी के कपड़े तो तुमने फोन पर ही पसंद कर लिए, लेकिन साइज तो खुद जाकर ही देना पड़ेगा। घर में मेहमान आ रहे हैं। मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम वैभा के साथ चली जाओ, जल्दी लौट आना। मम्मी के कहे शब्दों को मीरा ने चुपचाप सिर हिलाकर मान लिया। उसका मन जाने क्यों बहुत बेचैन था। सिर में अजीब सी घुटन थी और दिल जैसे अंदर ही अंदर कांप रहा था। कार में बैठते हुए वैभा ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ मीरा दीदी, तबीयत ठीक नहीं है? 13 साल की मासूम वैभ की आंखों में चिंता थी। मीरा ने अपनी आवाज में स्थिरता लाते हुए कहा, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है घर तक नहीं जा पाऊंगी। ड्राइवर से कहती हूं किसी क्लिनिक ले चले, दवा ले लूंगी। कुछ ही देर में ड्राइवर उन्हें एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले आया। तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं दवा लेकर आती हूं। मीरा ने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते कदमों से भीतर चली गई। रिसेप्शन खाली था, भीड़ कम थी। सामने बैठी लेडी डॉक्टर ने मीरा की ओर देखा। हाँ बेटा, बताओ क्या तकलीफ है? मीरा ने सिर झुकाकर सारे लक्षण गिना दिए। कमजोरी, मतली, सिरदर्द, चक्कर, उलझन। डॉक्टर ने एक पल उसे ध्यान से देखा और फिर नॉर्मल लहजे में बोली, लो, लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। ये स्ट्रिप लो, वॉशरूम में जाकर टेस्ट करो। सुनते ही जैसे किसी ने मीरा के कानों में बम फोड़ दिया हो। प्रेग्नेंट! यह शब्द उसके होंठों से फिसले नहीं, जैसे दर्द बनकर लहू में घुल गए थे। डॉक्टर ने टेबल पर स्ट्रिप रखते हुए वॉशरूम की ओर इशारा किया। शुक्र था उसने यह नहीं पूछा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, नहीं तो मीरा की सांस वहीं थम जाती। स्ट्रिप को हाथ में उठाते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कदम लड़खड़ाते थे जैसे जमीन भी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। वह वॉशरूम तक पहुंची, बंद दरवाजे के पीछे खड़ी हुई, आंखें बंद की और उस दिन की एक एक छवि उसके सामने घूमने लगी। छोटा भाई, उसका छूना, उसका चुप रह जाना और आज इस सच्चाई का सामने खड़ा हो जाना। कांपते हाथों से उसने टेस्ट किया। पल बीते और फिर सामने स्ट्रिप पर 2 गहरी लाइनें उभर आईं। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। 2 लाइनें जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। आंखों से आंसू नहीं, सैलाब बह निकला। वह वॉशरूम की दीवार से टिककर खड़ी रही।
बेजान बेसुध नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक गलती थी। यह सब कुछ नहीं था। लेकिन टेस्ट की सच्चाई ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए थे। टेस्ट पॉजिटिव था। वह मां बनने वाली थी। दरवाजे पर खटखट हुई। डॉक्टर की आवाज आई। बेटा बाहर आ जाओ, मुझे और मरीज भी देखने हैं। मीरा ने आंसू पोंछे, माथा थामा और जैसे कोई शव चल रहा हो वैसे बाहर आई। डॉक्टर ने नॉर्मल ढंग से दवाइयां लिखनी शुरू की। शादी को कितना वक्त हुआ? मीरा के होंठ कांपे और झूठ खुद ब खुद निकल गया। 2 साल शौहर का नाम। डॉक्टर ने अगला सवाल किया और मीरा का गला फिर से सूख गया। लेकिन उसी पल डॉक्टर का फोन बज गया और वह सवाल वहीं रुक गया। मीरा ने राहत की सांस ली, जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ी देर और जीने की मोहलत दे दी हो। डॉक्टर फोन पर व्यस्त हो गई थी और मां ही वहां से उठकर भाग निकली, जैसे अस्पताल की दीवारें उस पर गिरने वाली थीं। बाहर गाड़ी में बैठी वैभा उसे देखकर मुस्कुरा उठी। क्या हुआ दीदी? दवा मिल गई? मीरा ने उसका सिर सहलाया, लेकिन उसके भीतर तो एक तूफान उठ चुका था। अब समझ आया कि पिछले दिनों उसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही थी। कमरे में दाखिल होते ही वह फूट पड़ी। यह क्या हो गया? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वह चीखों को दबाते कमरे में चक्कर काट रही थी। हर कोई यही सोचेगा कि मैं बदचलन हूं। आईने के सामने खड़ी हो, उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मार डाले। एक के बाद एक जैसे पागल हो गई हो। थककर जमीन पर बैठकर सिसकियां भरने लगी। तुमने बहुत बुरा किया विकास, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मीरा अपनी बंद आंखों में घुटी हुई सिसकियों के साथ बिस्तर पर पड़ी रही और उधर हवेली की हर दीवार पर शादी की रौनक बिखरी थी। 1 हफ्ते तक खुद को कमरे में बंद रखने के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मीरा की शादी आदित्य से हो गई। लेकिन मीरा के मन में एक ही डर समाया था। अगर आज रात आदित्य को सब कुछ पता चल गया तो शादी की रात जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। आदित्य ने जब उसका हाथ थामा तो मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं उसका हर झूठ, हर गलती उसके चेहरे से साफ ना पड़ ली जाए। लेकिन वह कुछ भी कह नहीं सकी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। सुबह आदित्य की आवाज से उसकी आंख खुली। उठो मीरा, सुबह हो गई है। उसने मुश्किल से आंखें खोली और सामने आदित्य को मुस्कुराते देखा जो उसके पास बैठा था। वह घबराकर उठ बैठी, इधर उधर देखा। हाँ, वह आदित्य के कमरे में थी। कल शादी की रात थी। तुम बेहोश हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम होश में नहीं आई। बीपी लो था इसलिए ड्रिप लगवाई। अब तुम ठीक हो, आदित्य ने बड़े नरम लहजे में कहा। मीरा ने राहत की एक लंबी सांस ली। आदित्य के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। तभी उसने कहा, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया था। मखमली डिब्बी खोलकर उसने अंगूठी निकाली और मीरा की उंगली में पहनाने लगा। मीरा का बदन कांपने लगा। वह थोड़ा सरकी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। लाओ अपना हाथ धो। उसके प्यार भरे स्पर्श से मीरा का दिल जल उठा, लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। इट्स ओके मीरा, मुझे जल्दी नहीं है। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम इस रिश्ते को शुरू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मीरा ने अविश्वास से उसकी आंखों में देखा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। दूसरे दिन फिर से मीरा को सजाकर आदित्य के पास बैठा दिया गया। जो भी देखता देखता ही रह जाता। चांद सूरज की जोड़ी है। बिल्कुल, मीरा महसूस कर रही थी आदित्य की आंखों की तपिश अपने चेहरे पर। तुम आज बहुत हसीन लग रही हो, आदित्य ने उसकी ओर झुकते हुए कहा ही था कि तभी विकास की आवाज गूंजी। वाह भैया, जान बपच तो बेहतरीन है। जरा भाभी की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से तो देखिए। वो कैमरा थामे तस्वीरें खींच रहा था। मीरा की आंखें छलक उठीं। जिस इंसान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, वो आज इस कदर बेफिक्र और हंसमुख खड़ा था। उसके चेहरे पर ना पछतावा था, ना कोई लाचारी। थोड़ी देर बाद आदित्य उसका हाथ थामे कमरे में ले गया। तुम आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। आईने के सामने खड़ी मीरा के हाथ कांपने लगे। मुझे सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मीरा ने उसकी नजरों से खुद को बचाते हुए कहा। आदित्य ठहर गया। क्या हुआ है तबीयत को? उसके सवाल पर मीरा की आंखों में पानी भर आया। ठीक है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलो कपड़े बदल लो।
फिर कोई मूवी देखते हैं। उसके इस मासूम अंदाज ने मीरा का दिल हिला दिया। क्या कोई इतना अच्छा हो सकता है? वो वॉशरूम में जा छुपी और ना जाने कितनी देर शॉवर के नीचे खड़ी रोती रही। जब बाहर आई तो आदित्य गहरी नींद में सो चुका था। उसके पास लेटते हुए मीरा ने ठान लिया, अब उसे सारी सच्चाई बता देगी। लेकिन कैसे? उसमें हिम्मत ही नहीं थी। दिन बीतते गए। आदित्य का हर लहजा मोहब्बत से भरा होता, लेकिन मीरा का डर अब तक जिंदा था। एक हफ्ते बाद आदित्य की हॉस्पिटल की छुट्टी खत्म हो गई। मैं जल्दी लौट आऊंगा, फिर हम हनीमून पर चलेंगे। तुम बता देना कहाँ जाना है, मैं टिकट्स बुक करवा लूंगा। उसने प्यार से मीरा का हाथ थामते हुए कहा। मीरा ने धीमे से अपना हाथ छुड़ा लिया। आदित्य की आंखों में सवाल थे। वो हमेशा उसकी नज़दीकियों से कतराती थी और मोहब्बत का कोई जवाब नहीं देती थी। वह गहराई से मीरा को देखता हुआ कमरे से निकल गया। मीरा फिर फूट फूट कर रोने लगी। 10 दिन बाद आदित्य जब लौटा तो बहुत उत्साहित था। टिकट्स करवा चुका था। उसे लगा था अब तक मीरा सब भूल चुकी होगी। जब वह कमरे में आया तो मीरा करवट ली गहरी नींद में थी। ट्राउजर और ढीली टी शर्ट में बेहद सजीव और सुंदर दिख रही थी। आदित्य धीरे से उसके पास बैठा। उसके चेहरे पर गिरे बालों की लट पीछे की। मीरा चौंकी और जैसे ही पास आदित्य को देखा वह झटके से उठ गई। दूर हटिए आप मुझसे, मैंने कहा था ना, मुझे हाथ मत लगाइएगा। मीरा की चीख ने आदित्य को सन्न कर दिया। क्यों हाथ ना लगाऊं? आखिर क्या मसला है? हम पति पत्नी हैं, लेकिन तुम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो। आदित्य झटके से नीचे उतरा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। मीरा की आंखें भीग गईं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वह कांपती आवाज में बोली और 2 कदम पीछे हट गई। आदित्य की आंखों में गुस्सा उभरा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, क्या है? तुम्हारी तबीयत को बताओ मुझे। मैं डॉक्टर हूं। तुम्हें कोई कमजोरी है, दर्द है, क्या है? उसकी आवाज में अब नरमी थी। वह मीरा के दोनों बाजुओं को थामकर उसे बिस्तर पर बिठा चुका था। मीरा जोर जोर से रोने लगी। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा रो मत, परेशान मत हो, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूं। कल सुबह वापस जाना है। 1 हफ्ते बाद हमारी फ्लाइट्स हैं। मैं उसी दिन वापस आऊंगा। हॉस्पिटल में मरीजों का बहुत रश है। शायद मैंने तुम्हें अधूरी नींद से जगा दिया। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मां ही चुप होने के बजाय और ज्यादा रोने लगी और कब वह उसके कंधे से सिर टिकाए थक कर सो गई, उसे खुद भी पता न चला। सुबह आदित्य वापस शहर चला गया था, मगर उसे शहर पहुंचे अभी केवल 2 ही दिन हुए थे कि वह बुरी तरह चौंक उठा। मम्मी की हवेली से कॉल आया था। आदित्य, मीरा बेहोश हो गई है। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने क्या हो गया है। उसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा है। मम्मी की बात सुनकर आदित्य घबरा गया। उसे फौरन अस्पताल ले आइए, ड्राइवर से कहिए जरा तेज गाड़ी चलाएं। आदित्य के कहते ही मम्मी ने मीरा को नौकरानी की मदद से गाड़ी में डालकर शहर की ओर रवाना कर दिया, जहां आदित्य बेताबी से उनका इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही आदित्य ने मीरा को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया। वह बेहोश थी। उसकी सफेद रंगत में जर्दी घुली हुई थी। सादे काले कपड़ों में उस बेहोश चेहरे के साथ भी वह आदित्य के दिल को धड़का गई थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को भेजकर आदित्य खुद ही उसका मुआयना करने लगा। जब वह नब्ज चेक कर रहा था तो एक पल के लिए ठिठक गया। ब्लड टेस्ट कराइए, उसने नर्स को आदेश दिया। आदित्य 15 साल से गायनी का डॉक्टर था, लेकिन मीरा की हालत उसे अजीब लग रही थी। वह बार बार अपने शक को झटक रहा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो जैसे 7 आसमान उसके सिर पर गिर पड़े। मीरा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अविश्वास भरी नजरों से बिस्तर पर पड़ी अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी मीरा ने धीरे से आंखें खोलीं। अब्बास के अब्बे खुद बीबी बखुद उसके होठों से निकला। हाँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। कब से यह बच्चा अपने अंदर छुपाकर घूम रही थी तुम? और किसका है यह कारनामा? आदित्य ने नफरत से कहा और रिपोर्ट उसकी ओर उछाल दी। मीरा सन्न रह गई। कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई जो आदित्य की बात की तस्दीक कर रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले।
शुक्र था उस वक्त कमरे में वे दोनों ही थे। दादी थोड़ी देर के लिए आराम करने आदित्य के ऑफिस चली गई थी। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, मीरा ने कांपते होठों से कहा। आदित्य ने तासुफ भरी नजर उस पर डाली। क्या बताने वाली थी? तुम तो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती, लेकिन किसी और के साथ? वाक्य अधूरा छोड़कर आदित्य ने दीवार पर मुक्का मारा। यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी घटिया किरदार की हो सकती है। क्यों किया यह सब मेरे साथ? मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। वह ऊंचा लंबा मर्द उस वक्त अपनी बीवी के सामने हार गया था। मीरा ने सर झुका लिया। उसे पता था अब क्या होगा। आदित्य उसे तलाक देगा, हवेली वाले भी निकाल देंगे। सिसकियां उसके लब्बों से टुकड़ों में टूटती रहीं। मैं जा रहा हूं तलाक के कागज बनवाने, उसी से शादी करो जिससे तुम्हें यह सब करके खुशी मिलती है, कहकर आदित्य ने नफरत भरी नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। तभी नर्स घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। आदित्य अभी कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल बजा। सर प्लीज वापस आइए, आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें ब्लीडिंग हो रही है। वह सन्न रह गया। मीरा की बिगड़ती हालत ने आदित्य की रूह तक को झकझोर दिया। कुछ ही देर पहले जो इंसान खुद अंदर से टूट चुका था, अब उसकी पूरी दुनिया एक ही बात के इर्द गिर्द घूम रही थी। मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। वह उल्टे कदम भागा, कमरे की ओर जहां नर्स उसकी गिरती धड़कनें और तेजी से बहता खून देखकर परेशान थी। इनका मिसकैरेज हो गया है, ब्लीडिंग बहुत अधिक है, पहले से ही इनका हीमोग्लोबिन कम है, हमें फौरन D&C की जरूरत है। नर्स की बात सुनते ही आदित्य ने बिना एक पल गंवाए ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट चेक की। हर रीडिंग खतरे की घंटी बजा रही थी। ओटी तैयार करो, और हाँ, मेरी मम्मी को कुछ मत बताना, सिर्फ इतना कह देना कि मीरा का रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, आदित्य ने डॉक्टरों की तरह सख्त पर अंदर से कांपते हुए लहजे में कहा। मीरा बेसुध पड़ी थी और उसी हालत में उसने आदित्य को अपने करीब झुका पाया। टूटी सी आवाज में बस एक ही लफ्ज निकला, मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और D&C की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी रोशनी में आदित्य खामोशी से उसका सिर थामे बैठा था। उसकी आंखें साकेत थीं। अंदर एक तूफान था जो बाहर झलकने को तैयार था, लेकिन वह डॉक्टर था और डॉक्टरों को टूटने की इजाजत नहीं होती। साथ बैठे अन्य डॉक्टर उसके धैर्य पर हैरान थे, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रहा है। उसे तो मीरा से नफरत करनी चाहिए थी, उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसकी पीड़ा उसे भीतर तक तोड़ रही थी। जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो मीरा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। आदित्य ने थके अंदाज में अपना गाउन उतारा। मम्मी को वह पहले ही हवेली भेज चुका था और उन्हें यह कहकर समझा दिया था कि मीरा को बस कुछ ताकत की दवाइयों की जरूरत है। जब मीरा ने आंखें खोलीं तो उसके सामने अस्पताल की सफेद छत थी। ड्रिप चल रही थी, सिर दर्द कर रहा था, गला सूख रहा था। उसने गर्दन घुमाई, आदित्य को पास खड़ा देखा। वह मुस्कुरा पड़ी। आदित्य धीरे से उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा। अब कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी आवाज में वही अपनापन था जो किसी अपने की सांसों जैसा लगता है। मीरा की आंखें भर आईं। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, लड़खड़ाती आवाज में बोली। आदित्य ने उसकी ओर देखा। वह इस चेहरे से मोहब्बत करता था। मैं समझ सकता हूं, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। आदित्य की बात सुन मीरा का दिल कांप उठा। नहीं प्लीज, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आपने यह तक नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका था, और फिर उसने सब कुछ कह दिया। उसने एक भी बात छुपाई नहीं। जब छोटे भाई का नाम लिया तो आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। जिसे वह भाई समझता था वहीं उसके घर की दीवारें गिरा चुका था। लेकिन मीरा की आंखों में आंसुओं के पीछे सच था। मेरे पास सारे सबूत हैं, चैट्स और मैसेजेस जो उसने भेजे। मैं झूठ नहीं बोल रही। अपनी बात के आखिर में वह टूट गई और आंखें बंद कर लीं,
जैसे खुद को आदित्य की मर्जी के हवाले कर दिया हो। आदित्य खामोशी से बैठा रहा। तकदीर के इस मोड़ पर वह बिल्कुल निःशब्द था। उसका फोन लगातार बज रहा था। कॉल उठाई तो मम्मी की रोती आवाज आई, छोटे भाई का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य सुनते ही सन्न रह गया। कुछ ही हफ्तों में हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। मीरा अब ठीक होकर घर लौट चुकी थी, लेकिन छोटे भाई की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वे अब जिंदगी भर के लिए बिस्तर का मोहताज था। उसकी आंखों में पछतावे का सागर था, लेकिन अब कोई सजा देने को बाकी नहीं बचा था। ऊपर वाला अपना इंसाफ खुद कर चुका था। 1 महीना बाद आदित्य शहर से लौटा। मीरा चाय लेकर उसके कमरे में आई। वह किसी गहरी सोच में था। मीरा ने चाय टेबल पर रखी और पास खड़ी हो गई। उसकी नज़र दाईं ओर रखे भूरे लिफाफे पर पड़ी। क्या यह तलाक के कागजात हैं? मीरा का दिल कांप गया, लेकिन आदित्य ने उसकी ओर देखा और धीरे से उसका हाथ थामते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? उसकी आंखों में मोहब्बत थी, भरोसा था। मीरा के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। अगर आपने माफ कर दिया है तो मैं उम्र भर आपके साथ रहना चाहती हूं। उसके लहजे में रजामंदी थी। आदित्य मुस्कुरा दिया। मीरा ने उसका सीना थामकर आंखें बंद कर लीं। हवेली ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उन दोनों ने फैसला किया था कि वह अतीत को नहीं दोहराएंगे। वह सिर्फ भविष्य देखेंगे और उस भविष्य को एक दूसरे की मोहब्बत से भर देंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट